हेलो क्लास 12 वालों, सबसे पहले वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, राइट। अगर आप मेरा आवाज सुन पा रहे हो और मेरे को देख पा रहे हो तो कृपया करके जो है कमेंट में जो है आप लोग लिख दीजिए। और इसके साथ ही साथ जो है अगर मेरे आप स्टूडेंट हो, राइट, अगर बीएफसीआई के स्टूडेंट हो तो आप कृपया करके जो है बीएफसीआई कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे मेरे को समझ में आएगा कि कितने मेरे स्टूडेंट जो है लाइव में भी जो है राइट अवेलेबल है। मतलब कितने ऐसे भी स्टूडेंट है जो ऑफलाइन भी क्लास करते हैं और साथ ही साथ जो है जो यूट्यूब पे हम लोग जब लाइव आते हैं तो आप लोग वहां पे भी जो है मेरा सपोर्ट करने आते हो, राइट। जिससे ये समझ में आता है कि कितने जो है मेरे अपने स्टूडेंट जो है राइट ऑफलाइन बैच के कितने स्टूडेंट जो है मेरा वीडियो देख पाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, राइट, यानी कि जो कहीं और से बिलोंग कर रहे हैं, इससे हमको ये भी पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट जो है आउटसाइडर हैं जो बेसिकली हमारे वीडियो को क्या करते हैं, देखते हैं और बहुत सारा क्या करते हैं, प्यार और सपोर्ट देते हैं, राइट। और उनको भी काफी ज्यादा क्या होता है, हेल्प होता है। सो इसी के साथ साथ जो है आज का जो हम लोग का लाइव आने का और वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद था, वो मकसद है कि पॉलिटिकल साइंस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। पॉलिटिकल साइंस का 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए और 6 मार्क्स के लिए, हर एक चैप्टर से 2 मार्क्स के लिए, हर एक चैप्टर से 4 मार्क्स के लिए और हर एक चैप्टर से 6 मार्क्स के लिए वो कौन सा क्वेश्चन है जो हमें पढ़ के जाना चाहिए, और बोर्ड के द्वारा और काउंसिल के द्वारा क्या क्या सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे बताया गया है कि इसी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो इसी के ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है। तो सारा क्वेश्चन जो है आज हम आप लोग को जो है आप लोग के साथ शेयर करेंगे, और इस केवल शेयर नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ साथ जो है आप लोग का 2 मार्क्स का जो है आप लोग का यहाँ पे ही जो है सॉल्व करवा देंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, तो घबराने का एकदम जरूरत नहीं है। अब आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का जो है चिंता दूर हुआ। आज की क्लास में जो है आपका 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का राइट क्वेश्चन क्या होगा पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग को लास्ट में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, जहां से आप जाकर क्या कर सकते हो, ये पूरा पीडीएफ जो है फ्री में आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और घर पे भी बैठ के जो है प्रैक्टिस कर सकते हो और याद कर सकते हो। तो बस इसके लिए करना ये है कि आप लोग जो है रेडी हो। ये पॉलिटिकल साइंस का जो है 120 से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए और मेरे साथ जो है उसको सॉल्व करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जो है जल्दी से जो है यस का जो है आप लोग जो हैशटैग थोड़ा सा चला दो, राइट। इसके अलावा जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 4 वेस्ट बंगाल बोर्ड के एनईपी पैटर्न के बेसिस पे, राइट। सो आप मेरे साथ जो है ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू। सो ये रहा पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर क्वेश्चन, जहाँ पे जो है बहुत सारा सैंपल क्वेश्चन दिया गया है काउंसिल की तरफ से, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको जो है बहुत अच्छे से एक जगह सजा के रखे हैं। लाइक चैप्टर 1 से 6 मार्क्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, और यही क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं चैप्टर 1 इंटरनेशनल रिलेशन से जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय पे चर्चा कीजिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच अंतर लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास को एक अलग विषय के रूप में संक्षेप में समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के महत्वपूर्ण चर्चा कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये सब क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का संक्षेप वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का वर्णन कीजिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास में राष्ट्र संघ ने क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में विभिन्न सैद्धांतिक विचारधाराओं के योगदान को संक्षेप में समझाइए, राइट। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चाओं में आदर्शवाद टेलीग्राम का क्या अर्थ है। आदर्शवाद का क्या अर्थ है, आदर्शवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत पर चर्चा कीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर चर्चाओं में आदर्शवाद के उदय के संदर्भ को स्पष्ट कीजिए। यानी आदर्शवाद मतलब आइडियलिज्म, है ना। आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? आदर्शवाद का मतलब यहाँ पे होता है आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद क्या क्या यहाँ पे है। उसके बाद क्या है? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विमर्श में यथार्थवाद की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। उसके बाद यथार्थ सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विमर्श में यथार्थवाद की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। बताइए कि मॉर्गनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा में यथार्थवाद को किस प्रकार समझाया है ना। यहाँ पे फिर बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा में उदारवाद के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। उदारवाद के सिद्धांतों की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये सब 6 मार्क्स का है, जो चैप्टर 1 से आ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद के मुख्य सिद्धांतों को लिखिए। उदारवाद के मुख्य तत्वों को संक्षेप में लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चाओं में उदारवाद की आलोचना को स्पष्ट कीजिए। उदारवाद के ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट कीजिए। फिर क्या बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवहार में मार्क्सवाद के उदय का संक्षेप वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चाओं में मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद के अनुप्रयोग को संक्षेप में समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद की आलोचनाओं को लिखिए। मार्क्सवाद सिद्धांत की शाखा निर्भरता सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। ये सब चैप्टर 1 का था, जहाँ पे 6 मार्क्स के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स का जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। जैसे किस संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ का गठन हुआ था? तो आपको पता है मैस्ट्रिच ट्रीटी 1991 के माध्यम से क्या होता है? यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन का निर्माण 1991 में जो मैस्ट्रिच ट्रीटी हुआ था, राइट, उसी के द्वारा जो है ये संगठन बन के तैयार हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? यूरोपीय संघ एक सफल क्षेत्रीय संगठन है, इसके 2 कारण बताइए। मतलब यूरोपियन यूनियन क्यों सफल क्षेत्रीय संगठन है? तो सफलता के पीछे इसके 2 कारण है। एक तो क्या होता है कि इसकी जो प्रशासनिक ढांचा है वो बहुत ही मजबूत होने के कारण जो है इसकी सफलता, इसकी सफल होने के पीछे इसका सबसे बड़ा कारण है प्रशासनिक ढांचा का मजबूत होना। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है यूरोपियन यूनियन का, बहुत ही क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, राइट, और बहुत ही बेहतर है। इसी कारण जो है यूरोपियन संघ सबसे सफल संगठन है। और दूसरा कारण है कि यूरोपियन संघ जो है एकमात्र ऐसा संगठन है जहाँ पे इतने सारे देश जो है इसके सदस्य हैं, और सबसे ज्यादा मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड यहाँ पे देखा जा सकता है, जहाँ पे कॉमन करेंसी है ना, कॉमन करेंसी है। उसके बाद कॉमन वीजा है, जिसके कारण जो है ये एक सबसे सफल संगठन के रूप में जो है बन के उभरता है। इसके अलावा भी देखा जाता है तो इसके जितने भी देश हैं वो सभी आर्थिक रूप से जो है सक्षम है ना। तो वो सफल बनाने में इसको, और साथ ही साथ यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का बहुत बड़ा रोल है, राइट, यूरोपियन संगठन को सही सुचारू ढंग से चलाने में। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की संरचना पर चर्चा कीजिए। देखिए, क्षेत्रीय संगठन के रूप में अगर यूरोपियन संघ को अगर आप देखो तो इसकी संरचना क्या है आपको पता है। कई तरीके के इसमें क्या है इसकी संरचना है। सबसे पहले यहाँ पे कौन आता है? सबसे पहले यहाँ पे भी वही आता है जिसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जितने भी देश हैं 2800-2700 देश के जो हेड आते हैं, पहले डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, राइट, सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। दूसरा वहाँ पे मिनिस्ट्रियल मीटिंग काउंसिल होता है, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं 2700 देश के, वो उसके सदस्य होते हैं। जो क्या होता है, जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, जिसको कहा जाता है लॉ मेकिंग बॉडी या लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी।
इसकी संरचना है। इसके अलावा देखा जाए तो यूरोपीय संघ के 2 स्तंभ पर चर्चा करो। यूरोपियन यूनियन जिसके 2 मेन पिलर का बात करो जिसके ऊपर ये खड़ा है। एक सबसे बड़ा कार्य इस है फ्री ट्रेड, है ना? बहुत ज्यादा फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार जो है, मुफ्त व्यापार के ऊपर पूरा तरीके से टिका हुआ है। इसके साथ साथ देखा जाए तो म्यूचुअल कॉपरेशंस, राइट, इन द इकोनॉमी, राइट, म्यूचुअल कॉपरेशन के ऊपर जो है आपसी सहयोग और आपसी सहयोगिता बहुत अधिक है। यूरोपियन संघ के मूलभूत सिद्धांतों पे चर्चा करो। 5 नंबर देखो, यूरोपियन संघ के मूलभूत सिद्धांत क्या है? मूलभूत सिद्धांत यहाँ पे क्या क्या है? मूलभूत सिद्धांत जैसे आप देख सकते हो कि मेन प्रिंसिपल क्या है, तो मेन प्रिंसिपल यही था कि और आर्थिक तरीके से जो है अपने यूरोप को विकसित बनाना एक सबसे इसका मूल प्रिंसिपल है। दूसरा क्या करना है कि दूसरा यहाँ पे है कि जितने भी यूरोप की जो समस्याएं हैं उसको एक साथ मिलकर जो है उसको क्या करना, सॉल्व करना। एक सिद्धांत है यहाँ पे फ्री ट्रेड, एक यहाँ पे सिद्धांत है। यूरोपियन संघ एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यूरोप के देशों के और यूरोप के देशों के आर्थिक विकास के लिए क्या करता है, काम करता है। आर्थिक विकास के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी जो है ये संगठन काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है यूरोपियन देशों के लिए। वहां पे बताए यूरोपियन संघ की स्थापना क्यों की गई थी? तो आपको पता है यूरोपियन संघ की स्थापना करने के पीछे मेन कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों का तरीके से जो है आर्थिक तरीके से पूरा दुर्बल हो गए थे, तो फिर से एक बार आर्थिक तरीके से उनको आत्मनिर्भर और शक्तिशाली और विकसित बनाने के लिए किया गया था। यूरो क्या है? तो यूरो यूरोपियन यूनियन में चलने वाला एक कॉमन करेंसी है ना? जहाँ पे उसके मार्केट में इस्तेमाल होता है एक ही करेंसी, कॉमन करेंसी है, ताकि सभी देशों में जो है वो करेंसी के माध्यम से व्यापार किया जा सके। ब्रेक्सिट से क्या तात्पर्य है? जब इंग्लैंड क्या होता है यूरोपियन यूनियन का सदस्य था, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन से वो निकलता है, राइट, लेफ्ट करता है, तो उसके इस घटना को उसके यूरोपियन संघ से ब्रिटेन के अपने आप को वहां से अलग करने की घटना को ब्रेक्सिट कहा जाता है। क्षेत्रीय संगठन सार्क के गठन का 2 उद्देश्य लिखे। सार्क क्यों बनाया गया था? तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया, यानी दक्षिण एशिया के क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास, और दक्षिण एशिया के जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी, है ना, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, उसको ऊंचा करने के लिए। सार्क की 2 कमजोरी क्या है? तो लगातार टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये जो भारत और पाकिस्तान का जो आपस में एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्या करता है, सार्क की एक सबसे बड़ी कमजोरी है। जहां पे देखा जाता है कि भारत और पाकिस्तान में अक्सर होते हुए युद्ध एक सबसे बड़ा वीकनेस है सार्क का। और दूसरा वीकनेस है कि सार्क के ज्यादातर देश जो है वो बेसिकली क्या है, बहुत ही गरीब है, यानी भुखमरी, बेरोजगारी, आतंकवाद, ये सब एक बहुत बड़ा कारण है जो सार्क को कमजोर करता है ना? सार्क के 2 सिद्धांत क्या है? तो म्यूचुअल कॉपरेशन, सभी देश आपस में सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। और दूसरा है कि नॉन इंटरवेंशन, कोई देश किसी के इंटरनल मैटर्स में क्या करेगा, आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा। सार्क का गठन कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का गठन जो है 1985 में हुआ, और इसका मुख्यालय है, कहाँ पे इसका मुख्यालय है आप लोग को पता है? यहाँ पे मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा है, काठमांडू। सार्क के 2 कार्य क्या है? सार्क का 2 सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, इस क्षेत्र का, दक्षिण एशिया का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास करना, और साथ ही साथ जो है दक्षिण एशिया के जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मिलकर क्या करना, समाधान करना। सार्क और आसियन के बीच 2 अंतर क्या है? सार्क एक साउथ एशिया का रीजनल संगठन है, आसियन साउथ ईस्ट एशिया का एक रीजनल संगठन है।
सार्क में जो है करीबन करीबन 8 देश आते हैं, आसियान में करीबन करीबन 10 देश आते हैं। ये एक अंतर हो गया। साफ्टा से आपका क्या तात्पर्य है? यह समझौता किस शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित हुआ था? साफ्टा साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था, राइट, जिसका मूल उद्देश्य था, ये किया गया था 2007 के टाइम पे। इसका मूल उद्देश्य था साउथ एशिया के देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, फ्री ट्रेड करना साउथ एशिया के देशों में, इसके लिए किया गया था। ये समझौता किस शिखर सम्मेलन में हुआ? तो 2007 में हुआ, है ना। उसके बाद क्या होता है, 2011 के सार्क शिखर सम्मेलन में अपनाए गए ब्रिज बिल्डिंग कार्यक्रम का वर्णन करो। 2011 के सार्क सम्मेलन में क्या होता है कि ब्रिज बिल्डिंग कार्यक्रम, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है ये कार्यक्रम किया गया, जहाँ पे कहा गया कि साउथ एशिया के देशों को जो है कनेक्टिविटी को क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। सार्क की वर्तमान निष्क्रियता के दो कारण, लगातार इसकी बैठक नहीं होना, और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि पाकिस्तान और इंडिया की लगातार जो आंतरिक गतिविधियां है और आंतरिक जो युद्ध है, सार्क की जो सफलता है और सार्क की दुर्बलता, दुर्बल बना दे रहा है, सार्क को दुर्बल बना दे रहा है भारत पाकिस्तान की लगातार युद्ध और इनस्टेबिलिटी और गरीबी और आतंकवादी गतिविधि। आसियन का गठन किस घोष समूह में शामिल हस्ताक्षर के द्वारा हुआ था? तो आपको पता है 1967 में क्या होता है, आसियन को बनाने के लिए जो है हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है आसियन की स्थापना क्यों की गई थी? तो आसियन की स्थापना करने के पीछे मूल उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया के देशों को चाइना और जापान से सुरक्षित रखने के लिए और आर्थिक विकास के लिए बनाया गया था। आसियन किन देशों का क्षेत्रीय संगठन है? आसियन बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में आने वाले जो 10 देश हैं उसका ही क्षेत्रीय संगठन है। आसियन का दो उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास और साथ ही साथ सुरक्षा, अपने साउथ ईस्ट एशिया को चाइना और जापान के आक्रमण से सुरक्षित रखना, मूल उद्देश्य। दो सिद्धांत क्या है? म्यूचुअल कॉपरेशन और नॉन इंटरवेंशन। एक है आपसी सहयोग और किसी दूसरे देश में जो है अटैक नहीं करना, बातचीत के माध्यम से मामलों को सुलझाना। आसियन मुक्त व्यापार समझौता पर आसियन देश भी जो है आपस में जो है फ्री ट्रेड करना चाहते थे, राइट, ताकि जिससे क्या हो सके, आर्थिक विकास पे जो है जोर मिले और आर्थिक विकास तेजी से हो। आसियन 10 से आपका क्या तात्पर्य है? आसियन 10 मतलब आसियन के 10 देश हैं, इसलिए इसका यहाँ पे आसियन 10 कहा गया। आसियन में टोटल 10 देश आते हैं। सो यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। आसियन विजन है, आर्थिक समुदाय के दो कार, ये सब कुछ जो है बताया गया है। अब आते हैं हम लोग 4 मार्क्स का। यूरोपियन संघ विश्व के अन्य क्षेत्रीय संगठन से किस प्रकार भिन्न है? यानी यूरोपियन यूनियन और भी दुनिया के जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं उससे कैसे अलग है? तो आप लिख सकते हो। यूरोपियन संघ ने अपने सदस्य देशों के लिए किस प्रकार का व्यापार क्षेत्र बनाया है? ये जो कॉमन ट्रेड, कॉमन मार्केट बनाया है, और उस व्यापार क्षेत्र का प्रबंधन कैसे किया जाता है? यूरोपियन संघ के कार्य पर चर्चा कीजिए। यूरोटम क्या है? इसके दो उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। आपको पता है यूरेटम क्या है? वो जितने भी स्टाफ है वहां के, उसको कहा गया है यूरेटम, है ना। यूरेटम क्या है? इसके दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। यूरोटम आपको पता है बनाया गया था एटॉमिक एनर्जी के लिए। सार्क एक सफल क्षेत्रीय संगठन है, इसका मूल्यांकन करें। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष ने सार्क के कामकाज को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये बताइए। भारत और सार्क देश के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। संक्षेप में सार्क की संरचना पे चर्चा कीजिए, है ना। सार्क का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताइए। ढाका में आयोजित 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर भारत का क्या रोक था? भारत किस तरीके से आतंकवाद पे हमेशा जो है बोलता रहा है सार्क के सम्मेलन में?
स्पेशली 13वां, भारत और आसियान के बीच संबंधों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान की भूमिका पे चर्चा कीजिए। आसियान वे से आपका क्या तात्पर्य है ना? आसियान सुरक्षा समुदाय के 2 कार्यों पे चर्चा कीजिए। आसियान की विफलता के 2 कारण बताइए। अब यहाँ पे 6 मार्क्स का आ रहा है। सेकंड चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, सॉरी थर्ड चैप्टर। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं और ग्लोबलाइजेशन की प्रकृति पे चर्चा कीजिए। आप ग्लोबल या मिश्रित संस्कृति से क्या समझते हैं? वैश्वीकरण की विशेषताओं पे चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिणामों का वर्णन कीजिए। परिणाम मतलब इम्पैक्ट, रिजल्ट। वैश्विक ग्राम से आपका क्या तात्पर्य है? इस अवधारणा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। यानी ग्लोबलाइजेशन का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए, है ना? इस बात का मूल्यांकन करें कि वैश्वीकरण ने विश्व के आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित किया है। राजनीतिक विश्लेषण, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की व्याख्या कीजिए। क्या आप इस विचार का समर्थन करते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा ने राज्य संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा के संकट में डाल दिया है? मतलब क्या आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण आने से राज्य की संप्रभुता नष्ट हो गई है ना? अब आते हैं, ये तो 6 मार्क्स का था, अब 2 मार्क्स में आते हैं, है ना? ये है 4 चैप्टर, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, यानी इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से वो इम्पीचमेंट बिल पास करवाना पड़ता है, तब जाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मतलब इम्पीचमेंट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जो कि आर्टिकल 61 में लिखा गया है। नौकरशाह से आपका क्या तात्पर्य है? नौकरशाह से तात्पर्य देश के उच्चतम अधिकारियों से है, जो अपने काबिलियत और अपने मेरिट के आधार पे जो है वो अपने पदों पे नियुक्त होते हैं तथा एक लंबे अवसर तक जो है अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। इन पर किसी भी तरीके का राजनीतिक परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसीलिए इन्हें अस्थाई कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि ये अस्थाई समय के लिए काम करते हैं और कार्यरत रहते हैं, है ना? यहाँ पे फिर बोला गया है कि पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो बेसिकली राष्ट्रपति का एक पावर होता है, जहाँ पे जब वो बिल के ऊपर नहीं, वो क्या करते, बिल को साइन करते हैं, यानी नहीं वो बिल को अपना सहमति देते हैं और नहीं वो बिल को असहमति देते हैं और नहीं उसको दोबारा संसद में जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं और बिल को जो है कुछ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस राष्ट्रपति के इसी पावर को पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास जो है पॉकेट वीटो है, जो एक बिल को कितना दिन भी जो है वो झुला कर छोड़ सकता है, बिना उसके ऊपर कोई डिसीजन दिए, ना हाँ ना यस किए उसको छोड़ सकता है, इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि अध्यादेश क्या होता है, यानी ऑर्डिनेंस क्या होता है। सो देखो, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है कि जब संसद का सत्र नहीं चलता होता है और उस समय कोई आपातकालीन स्थिति और कोई कानून बनाना होता है, तो राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर होता है जिसके तहत वो ऑर्डिनेंस जारी करके कोई कानून बना सकते हैं और वो देश में 6 महीना तक जो है लागू रहता है। बट अध्यादेश तभी राष्ट्रपति जारी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, और ये आपातकालीन स्थिति में ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है कानून बनाने का, जिसको अध्यादेश कहा जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे।
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति से आप क्या समझते हो? विवेकाधीन मतलब डिक्शनरी पावर। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति वो शक्ति होता है जो राज्यपाल अपने विवेक और अपनी इच्छा से कोई जब क्या होता है निर्णय लेता है, तो राष्ट्रपति के उस निर्णय को विवेकाधीन शक्ति कहा जाता है, क्योंकि वो विवेक और अपनी इच्छा के आधार पे लिया गया होता है, जो किसी के दबाव और किसी के कहने पे नहीं लिया जाता है। जैसे कि अगर क्या होता है कि विधानसभा को अगर कभी क्या होता है कि मुख्यमंत्री यानी विधानसभा में जो है बहुमत प्राप्त दल के नेता अगर क्या होते हैं वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो उनको हटा सकते हैं, यानी और लोग लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ये उनका एक क्या है, विवेकाधीन शक्ति है। दूसरा क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना उनका एक क्या है, विवेकाधीन शक्ति है। राइट, विवेकाधीन शक्ति में ही आता है कि अगर राज्य में किसी भी तरीके का अगर क्या होता है कि कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होता है, तो उसकी सूचना वो राष्ट्रपति को दे सकता है, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इस सबको कहा जाता है विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल का। राज्य मंत्रिमंडल के दो कार्य लिखो। मंत्रिमंडल का दो काम क्या होता है? मंत्रिमंडल का पहला काम होता है कि जो मंत्री होते हैं उनका अपने जो डिपार्टमेंट होता है उसके प्रति वो उत्तरदायित्व होते हैं, कार्यभार संभालने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, तथा चीफ मिनिस्टर के प्रति जो है चीफ मिनिस्टर के हैं जो कैबिनेट की जब भी बैठक होती है, तो मंत्रियों को जो है वहां पे मंत्रियों को जो है वहां पे हाजिर होना पड़ता है। तो ये एक दो काम होता है मंत्रिमंडल का। नौकरशाह की दो विशेषताएं क्या होता है? तो नौकरशाह की दो विशेषताएं होता है कि ये एक परीक्षा प्रणाली के द्वारा क्या होते हैं, चयन होते हैं, और दूसरा ये एक लंबे समय के लिए क्या करते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। ये दो विशेषता। अखिल भारतीय श्रमिक संगठन कैसे तैयार किया जाता है? ये अखिल भारतीय एआईटीयूसी जो है 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के अधीनता में और अध्यक्षता में जो है ये बनाया गया था। ये एक तरीके का ऑल इंडिया लेवल पे मजदूरों का एक संगठन है। लोक राज्यसभा का गठन कैसे होता है? तो राज्यसभा का जो गठन होता है वो राज्यसभा का गठन जो है टोटल 250, अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं और न्यूनतम सदस्य 245 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य 28 राज्यों से आते हैं, तथा 12 सदस्य देश के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। इस तरीके से राज्यसभा का गठन होता है, तथा राज्यसभा का अध्यक्षता करने के लिए एक चेयरमैन होते हैं, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति ही एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का। तो राज्यसभा का गठन 245 सदस्यों को लेकर होता है ना? और 245 सदस्य में 233 सदस्य जो है, राइट, वो चुन के आते हैं 28 राज्य से, तथा 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा का गठन कैसे होता है? लोकसभा का गठन जो है, लोकसभा का गठन जो है लोकसभा का टोटल जो सदस्य होता है, लोकसभा का गठन 545 सदस्यों को लेकर होता है, जिसमें 543 सदस्य डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जो है चुन कर आते हैं, तथा दो सदस्यों की मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस तरीके से 545 सदस्यों से जो है लोकसभा का निर्माण होता है। हालांकि अधिकतम लोकसभा की संख्या कितनी हो सकती है? 552 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और न्यूनतम 545 से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितना है? 545, जिसमें से 543 चुने हुए सांसद हैं और दो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? 1/10, यानी 10 भाग का एक भाग होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? तो लोकसभा के सारे सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है।
जिस व्यक्ति को 50 से ज्यादा परसेंट मिल जाता है, राइट, समर्थन, वो लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश को लेकर क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीशों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। भारतीय न्यायपालिका को एकात्मक न्यायपालिका क्यों कहा जाता है? भारतीय न्यायपालिका को एकात्मक न्यायपालिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय न्यायपालिका में सबसे शीर्ष और सबसे सर्वोच्च जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, तथा सुप्रीम कोर्ट को संघात्मक कोर्ट कहा जाता है, जहां इसके डिसीजन के अगेंस्ट किसी दूसरे न्यायालय में जो है अपील नहीं किया जा सकता है, तथा इसके नीचे हाई कोर्ट तथा इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और सबसे सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में निहित होती है, इसीलिए इसे एकहरी न्यायपालिका कहा जाता है। बंद साक्षी क्या होता है? ये एक तरीके का रीट होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही क्या करता है? जारी करता है फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए। न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य? न्यायिक समीक्षा का जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, राइट, किसी भी कानून के ऊपर क्या होता है, कानून की जब व्याख्या करता है तो उसका जो है वो उसको जो है वो कानून के माध्यम से और संविधान के माध्यम से उसका व्याख्या करता है। अगर किसी भी तरीके का क्या होता है कि कोई भी कानून, उपस्थित कानून संविधान की किसी भी मौलिक आधार या मौलिक फिलॉसफी को अगर आहत पहुंचाता है तो वैसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यानी न्यायिक मतलब कानून का जो है संवैधानिक व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है, तथा जब कभी वो कानून में किसी भी तरीके का असंवैधानिक और अनैतिक चीज देखता है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक समीक्षा के मामले में अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के पास भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना से अधिक शक्ति क्यों है? क्योंकि वहां पे अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय ही जो है वहां पे न्यायिक समीक्षा का जो है मूल अधिकार वहां के संविधान में दिया गया है, हमारे संविधान में नहीं है। न्यायिक सक्रियता से क्या समझते हो? न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य है कि जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को और देश के लोगों के जनहित में क्या करता है, फैसला सुनाने लगता है, तथा मौलिक अधिकार और सरकार के स्वेच्छापूर्वक शक्ति के ऊपर जब रोक लगाता है और बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों को जब क्या करता है, सजा सुनाता है, तो न्यायपालिका के इसी कदम को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जनहित याचिका क्या है? ये जनहित याचिका एक तरीके का पीआईएल है, जो एक पिटीशन है जो जन समुदाय, जो कोई भी समुदाय अगर किसी भी समुदाय के साथ या किसी भी तरीके का उनके हितों का अनदेखा किया गया है तो वे समुदाय जो है वो पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है डाल सकते हैं। इसी को जनहित याचिका कहा जाता है, जहाँ पे इस याचिका के माध्यम से वे उनके साथ हुए जो कुछ भी अन्याय है वो बात जो है सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय क्या है? उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय जो है उपभोक्ता के हितों और उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित और देखभाल करने के लिए जो है बनाया गया है। भारतीय न्यायिक प्रणाली की दो विशेषताओं का उल्लेख करो। भारतीय न्यायिक प्रणाली सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना, इंटीग्रेटेड सिंगल प्रणाली है। और दूसरा, भारतीय न्यायपालिका की दूसरी सबसे विशेषता है कि जो न्यायपालिका है वो भारत के संविधान का जो है अभिभावक है ना, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये हम लोग 2 मार्क्स में समझे। अब आगे हम लोग समझ रहे हैं 6 मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स है,
तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का वर्णन करो, हम ये पढ़ा दिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की समूह समूह में शामिल व्याख्या कीजिए, ये भी हम पढ़ा दिए, सब मेरा यूट्यूब पे है। सो जो नए हैं वो कृपया करके जो है आप लोग मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाकर जो है आप देख सकते हो ये सारा। राज्यपाल की शक्ति और कार्य ये भी हम बता दिए हैं। राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री की भूमिका, मुख्यमंत्री भी हम पढ़ा दिए हैं। सरकार के एक अस्थायी अंग के रूप में नौकरशाह की भूमिका स्पष्ट करो, है ना। ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल है, भारतीय संसद की शक्ति और कार्य ये भी मेरा जो है यूट्यूब पे है ना। लोकसभा और राज्यसभा के बीच संबंध पे चर्चा करो, जो हम जैसा पढ़ाए हैं वैसा ही क्वेश्चन देखो मॉडल पेपर में है। सो भाई आप लोग का तो बल्ले बल्ले हो गया जो मेरे पास पढ़ते हैं। विधानसभा की शक्ति और कार्यों का वर्णन करो, ये भी पढ़ा दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और कार्यों का व्याख्या करो, यानी सुप्रीम कोर्ट का पावर, ये भी पढ़ा दिए हैं। तो जो लोग नए हैं वो कृपया करके जल्दी से जल्दी जो है आप मेरे यूट्यूब पे जाके सारा वीडियो आप देख सकते हैं, आपका भी जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। उच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य, जनहित याचिका का महत्व, तो ये भी हम पढ़ा दिए हैं और ये मेरा वीडियो भी है। उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ये भी पढ़ा दिए हैं। अब 2 मार्क्स के लिए, नागरिक समाज से आपका क्या तात्पर्य है, यानी नागरिक समाज का मतलब क्या है, सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है। सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज का तात्पर्य है समाज के सभी लोगों से जो जो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा जो है चेतनशील हैं और बहुत ज्यादा जो है नागरिकों के अधिकारों और समाज के जो सामाजिक हित है उसके लिए जो है आवाज उठाते हैं, वैसे समाज को नागरिक समाज कहा जाता है। नागरिक समाज मतलब सिविल सोसाइटी का मतलब होता है, सिविल सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिव सिटीजन ऑफ, हाँ, एक्टिव सिटीजन का एक संगठन है, यानी पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों का संगठन को नागरिक समाज कहते हैं, जो सामाजिक हितों और समाज के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। नागरिक समाज का मुख्य लक्ष्य होता है कि नागरिक के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना। नागरिक समाज आंदोलन के सामाजिक प्रभाव के बारे में, समाज में जब कभी भी क्या होता है, कोई भी अनैतिक चीज या गैर कानूनी चीज होता है, या जब भी सरकार समाज के जो बने बनाए व्यवस्था है उसके ऊपर अगर कभी भी सरकार हटाने का कोशिश करता है, तो समाज के और नागरिक समाज के लोग जो है उसको डिफेंड करते हैं और बचाने का काम करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब और क्यों शुरू हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 के टाइम पे शुरू हुआ। इसका मेन कारण था कि डैम एंटी डैम ये मूवमेंट भी कहा जाता है इसका। नर्मदा नदी पे जो है जो बांध बनाए जा रहे थे उसको रोकने के लिए जो है गांव के आदिवासी महिलाएं और किसानों के द्वारा किया गया ये एक जन आंदोलन था, जहां पे वे बांध का विरोध बांध को विरोध के लिए जो है ये किया गया आंदोलन था। क्योंकि बांध बनने से जो है उनके उनको उस जगह को छोड़ना पड़ रहा था और साथ ही साथ कितने सारे जैव विविधता का नुकसान हो रहा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य मांगे थी कि डैम नहीं बने, जिससे हमारा जैव विविधता बचे रहे, जिससे हमारा जो जीविकोपार्जन का अधिकार है, जंगलों से जो हम लोग लकड़ी या कुछ भी करके अपना जीवन को चलाते थे, हमारे जीवन जीने के स्रोतों को जो है नहीं खत्म किया जाए, है ना। उनको वहां से उनके पुरातात्विक और पूर्वजों जहाँ से वो लंबे समय से रह रहे उनसे वहां से उनको बेघर नहीं किया जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य क्या थे। बचाओ आंदोलन का 2 मुख्य उद्देश्य था कि एक तो ये जो पर्यावरण का नुकसान किया जा रहा है इसको बचाने के लिए, और दूसरा यहाँ पे था कि सही तरीके से पर्यावरण का प्रयोग करें, उपयोग करें, जनहित में प्रयोग करें, और साथ ही साथ जो है जंगल कटाई और बांध को बनाने से रोकने के लिए। चिपको शब्द का अर्थ क्या है। चिपको का अर्थ जो है क्लिम्बिंग द ट्री, यानी कि पेड़ों को जो है गले लगा लेना, और जो है एक अहिंसात्मक ढंग से जो है पेड़ों को बचाने के लिए 1973 में घरवाल डिस्ट्रिक्ट में जो है महिलाओं ने
महिलाओं ने कॉन्ट्रैक्टर से पेड़ को काटने से बचाने के लिए वो पेड़ को गले लगा ली, जिससे वो पेड़ को बचा सके। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? ये उस समय उत्तर प्रदेश के एक घरवाल घरवाल नामक गांव जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, हिमालयन क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा जंगल को काटने से बचाने के लिए किया गया एक आंदोलन था। भारत में चिपको आंदोलन का उदय का मुख्य कारण जंगल को काटने से बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य एक ही बात है। तो 4 मार्क्स में यही आएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने वैश्विक बैंक पर सफलतापूर्वक दबाव बनाया। इस पे चर्चा करो। नर्मदा बचाओ आंदोलन की सफलता के 2 महत्वपूर्ण कारण बताओ। नागरिक समाज आंदोलन का क्या अर्थ है, यानी सिविल सोसाइटी मूवमेंट क्या है तथा इसकी सीमाएं क्या है, इसकी चर्चा करो। चिपको आंदोलन को असाधारण नागरिक आंदोलन क्यों कहा जाता है? चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या है? ये तो महिलाओं के द्वारा ही किया गया था, तो महिलाओं की भूमिका तो इसमें सबसे अधिक थी। चिपको आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम में संक्षेप, ये सब कुछ भी जो है मेरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो देख लो, यही एग्जाम में भी आएगा। चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा करने में कैसे सफल रहा, है ना। अब बात आती है 2 मार्क्स में, संविधान या शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है? संविधान एक देश का जो है सबसे मौलिक कानून होता है, जो सरकार और नागरिक दोनों के ऊपर जो है बाध्यमूलक होता है। संविधान एक गतिशील दस्तावेज है ना। एक बेसिकली क्या होता है, गतिशील डायनेमिक जो है दस्तावेज है। ये किसने कहा और किस किस पुस्तक में है? हम्म ये आप देख लीजिएगा। संविधान संशोधन का क्या अर्थ है? संविधान संशोधन का तात्पर्य ये है कि हाँ, संविधान में जो है समय समय पे जो है परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, तथा जब संविधान में परिवर्तन किया जाता है एक प्रक्रिया के माध्यम से, संविधान में जब कुछ पुराने चीजों को खारिज करके उसके जगह पे नए चीजों को जोड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधि किस देश की पदनीति का अनुकरण करते हुए अपनाई गई है? यानी भारत में जो संविधान संशोधन करने की जो विधि है, किस देश की पद्धति का अनुकरण करते हुए अपनाई गई है? सो हमारे देश में जो है, हम नहीं पूरा तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की पद्धति को जो है हमारे देश में अपनाया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के भारत हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 368 में संविधान में परिवर्तन करने का प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके हैं और वे कौन कौन से हैं? 3 तरीके हैं। एक सिंपल मेजोरिटी, एक एक स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ स्टेट, यानी एक साधारण मेजोरिटी के द्वारा और एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा और एक जो है एक जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ जो है आधा से अधिक राज्यों का समर्थन लेकर किया जाता है। संविधान में संशोधन करने की सरल प्रक्रिया क्या है? सिंपल मेजोरिटी ये है कि संविधान में सिंपल मेजोरिटी के तहत, यानी जहाँ पे जो है केवल 50% मेजोरिटी के माध्यम से ही जो है कुछ संविधान के प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, इसको सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। आंशिक रूप से जटिल विधि, संविधान में संशोधन करने की आंशिक रूप से जटिल विधि लिखिए। यानी आंशिक रूप से जटिल जो स्पेशल मेजोरिटी है, जहाँ पे आपको 66% मेजोरिटी का जो है मेजोरिटी चाहिए होता है संविधान के कुछ प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने के लिए, तथा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में 66% मेजोरिटी चाहिए। संविधान में संशोधन करने की जटिल प्रक्रिया, भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया में 2 खामियां, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में 2 खामियां का क्या है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में 2 खामियां ये है कि ये ये बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया नहीं है जैसे कि अमेरिका का है ना। ये ज्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है भारत के संविधान में परिवर्तन करना, राइट। अगर किसी को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो इजीली संविधान में परिवर्तन कर सकता है। कोई संगठन नहीं है जो संविधान में परिवर्तन करने के लिए बनाया गया हो, जो जांच करे विषयों को और तब जो इजाजत दे, ऐसा कोई नहीं है, ये खामी है।
है ना, संविधान संशोधन ये सब है। संविधान के 42वें संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी, है ना, इंटीग्रिटी। तो भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को वीटो नहीं कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को वीटो नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था और इस संशोधन के माध्यम से कौन से विशेष उपाय किए गए थे? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से कौन से विशेष उपाय किए गए थे? राइट, राज्यों और संघों में जो है किया गया था। संविधान के 73वें संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे देखिए 73वें है, 74वें है ना। उसके बाद 300 हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है? वही संविधान में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो संविधान संशोधन के विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? विशेष बहुमत मतलब 66.5% बहुमत चाहिए लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाने का। साधारण बहुमत का मतलब होता है बस 50% बहुमत से ही संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके प्रतिनिधात्मक काल में और किस समिति ने संविधान में 42वें संविधान प्रस्तावित किया? राइट, किस समिति ने? तो 42वें अमेंडमेंट एक्ट जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे 1976 में पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ही था इसमें भारत के जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्दों को जोड़ना। राष्ट्रपति किस विधेयक को वीटो नहीं कर सकता? ये तो हम बता दिए ऑलरेडी। पश्चिम बंगाल में पंचायत प्रणाली के कितने स्तर है? 3 है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत के 2 महत्वपूर्ण काम क्या है? तो ग्राम पंचायत का एक सबसे महत्वपूर्ण काम होता है लोगों को साफ और स्वच्छ पानी देना। और दूसरा सबसे बड़ा काम क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा काम होता है, महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटी और शिक्षा वगैरह देना। ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? तो ग्राम पंचायत का गठन उस क्षेत्र में आने वाले लोगों को लेकर जो है ग्राम पंचायत का गठन होता है। चुनाव कैसे होता है? ग्राम पंचायत के प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? तो ग्राम पंचायत के प्रमुख का चुनाव जो है 5 साल पे होता है। राइट, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहां पे किया जाता है। ग्राम पंच अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत में सीट कैसे आरक्षित की जाती है? वहां पे सीट जो है 33.5% सीट SC ST और वीमेन के लिए आरक्षित की जाती है। उसके बाद जनरल के लिए सारे हो जाते हैं। ग्राम पंचायत के उप प्रमुख का चुनाव कैसे होते हैं? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही। तो ये सब यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो है क्वेश्चन है। हम ये सब PDF फॉर्मेट में आप लोग को दे देंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को ना समझ में आए तो मेरे से जो है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसके ऊपर वीडियो बनाना है। आंसर चाहिए तो आंसर, क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन। सो आप लोग जरूर मेरे को जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब जो है हमें किस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर और मॉडल पेपर जो है आप लोग के साथ साझा करना चाहिए, ताकि जिससे आप लोग का एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या हो हेल्प हो। और इसका PDF पाने के लिए जो है सबसे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक होकर ज्वाइन हो जाइए। एंड वहां से जो है आप लोग को ये PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मिल जाएगा, जो सैंपल क्वेश्चन है बोर्ड के द्वारा। राइट, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग देखे किस तरीके का आ रहा है, और बहुत सारा 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन के आंसर भी जो है आप लोग को हम बताएं। राइट, सो हम लोग जो है अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्जाम का। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करके बताइएगा। हम उस कमेंट पे जो है आप लोग का वीडियो जरूर बनाएंगे। राइट, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मेरे साथ इतना सपोर्ट और इतना समय देने के लिए। थैंक यू।